नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्ग 2 की एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने निकल के आ रहा है वो है फिजिक्स से, बेसिक फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। बेसिकली अगर हम बात करें तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी स्केलर क्वांटिटीज और जो दूसरी होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटीज। तो बात करें स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। और अगर वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें या सदिश राशियों की बात करें तो उनका डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड के साथ में। अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सपोज अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये एक दरवाज़ा है। अब इस दरवाजे को मुझे पता है कि बल लगा के खोलना है, पर बल मैं किस दिशा में लगाऊं। मैंने बोला कि ये दरवाज़ा जो है 5 न्यूटन के बल से खुल जाएगा, पर बल लगाने के दो तरीके हैं, या तो एक इधर से भी लगा सकता हूँ, उसको पुश कर सकता हूँ, या फिर पुल कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये जो बल हुआ, बल हमारी कैसी राशि हुई, सदिश राशि हुई। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 5 न्यूटन का बल, ये जो है न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो तो है ही है, बट साथ में डायरेक्शन भी है। और अगर अन्य शब्दों में या फिर एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, तो जिसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है उसे हम सदिश राशि में गिनते हैं या फिर वेक्टर क्वांटिटी में गिनते हैं। तो अगर हम बात करें चाल की, तो चाल हमारी कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। दूरी की बात करें तो दूरी भी क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। और कार्य क्या है, हमारी कार्य भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, वेग। वेग हमारी क्या है, सदिश राशि है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि न्यूटन का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है। अब अगर हम बात करें न्यूटन के बारे में, न्यूटन के 3 नियम जो उसने गति को लेकर दिए हुए हैं, जिनको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, तो हम बारी बारी से तीनों लॉ के बारे में बात कर लेते हैं शॉर्ट में। न्यूटन का पहला नियम ये बोलता है कि अगर कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, मोशन में है, तो वो कंटिन्यूसली मोशन में ही रहेगा, या फिर अगर वो कोई रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, तब तक जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर बाहरी बल का हम प्रयोग नहीं करते। उदाहरण के लिए अगर ये पेन को मैंने यहाँ पर रख दिया है तो ये रेस्ट में ही रहेगी, कब तक, जब तक कि इसके ऊपर मैंने कोई बाहरी बल अप्लाई नहीं किया। तो यही आपका क्या है, न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। और न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। तो यहीं से हमें पता चला कि हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, जड़त्व का नियम। अब अगर हम बात करें न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में, तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है। सबसे पहले मैं इंग्लिश में बताता हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। या फिर हिंदी में अगर मैं कहूं तो संवेग में परिवर्तन की दर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 अपॉन टी। यहाँ पर P2 और P1 क्या है, तो यहाँ पर P2 और P1 क्या है, तो ये है हमारे संवेग, ये हमारे क्या है, संवेग है या फिर क्या है, मोमेंटम है। और आपको पता है कि अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो यहाँ पर क्या लग जाता है, एक कांस्टेंट या फिर एक k लग जाता है। और P2 माइनस P1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि mv2 माइनस mv1 अपॉन टी। क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, तो P इंटू होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो SI यूनिट की हम बात करें तो K की वैल्यू होती है कितनी, 1। तो उसके बाद हमारा F इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पर, mv2 माइनस v1 अपॉन में t। और अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो v2 माइनस वी1 अपॉन टी क्या होता है, ये होता है त्वरण या फिर क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसीलिए मैं F इक्वल टू क्या लिख देता हूँ, ma। तो ये हमारा न्यूटन के दूसरे नियम से हमने बल का परिमाण निकाला है। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, तो न्यूटन का दूसरा नियम है हमारा ये, F समानुपाती है संवेग के परिवर्तन की दर के। पर अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूटन के दूसरे नियम का मैथमेटिकल फॉर्म कौन सा है ना, गणितज्ञ रूप कौन सा है, तो उसमें आप लगाएंगे F इक्वल टू ma। आई होप आपको ये न्यूटन का सेकंड लॉ क्लियर हुआ होगा।
अगर आप इसे और ज़्यादा डीप में समझना चाहते हैं तो बहुत ही जल्द हमारे इस चैनल के ऊपर पूरी की पूरी एक सीरीज़ आएगी जिसमें सारे कंसेप्ट हम पूरे डीपली डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये हमारी एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है तो हम कंसेप्ट को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, थोड़ा तेज़ आगे बढ़ाएंगे। तो डीपली कंसेप्ट समझने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। अब बात आती है न्यूटन के तीसरे नियम की। तो न्यूटन का भैया तीसरा नियम सबसे ज़्यादा सिंपल है। न्यूटन का तीसरा नियम सबसे सरल नियम है। इसका मतलब ये है कि अगर ए बी के ऊपर एफ बल लगाता है तो बी भी ए के ऊपर एफ बल लगाएगा, परंतु विपरीत दिशा में। ये जो नेगेटिव साइन है ये आपको ये बता रहा है कि एफ की जो दिशा है, जो बी ए के ऊपर लगा रहा है, उसकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो सीधी सी बात है, इसके कई सारे एग्जांपल आपने डे टू डे लाइफ में देखे होंगे। जैसे हम बंदूक चलाते हैं तो हाथ हमारा पीछे आता है, बुलेट आगे जाती है। इससे कई सारे उदाहरण आपने देखे हैं और ये सबसे सरल नियम है और इसके बारे में हर किसी को पता ही होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, या फिर व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो किसी की भी अगर आपको एसआई यूनिट निकालना है तो उसके लिए सिंपल सा रास्ता ये है कि आप उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर यहाँ पे किसकी बात करिए, यहाँ पे बात करिए विद्युत धारा मतलब करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट को आप दर्शाते हो आई से, और आई इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है क्यू बटे टी। यहाँ पर क्यू क्या है, चार्ज है। चार्ज को हम कैसे नापते हैं, तो चार्ज को हम कैसे नापते हैं, गुलाम में मापते हैं। और टी की अगर हम बात करें तो टी को क्या में मापते हैं, हम सेकंड में मापते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कुलाम पर सेकंड, या फिर हम इसको बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, तो आपको याद रखना है विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है। तो या तो आप उसको एम्पियर बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, कुलाम पर सेकंड। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर एम्पियर। अगर आगे हम बात करें तो आगे हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है। तो आपसे लाइट स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछी है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद अगर हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो वो है कि ध्वनि की सबसे ज़्यादा जो गति है या फिर स्पीड है वो कौन से माध्यम में होती है। तो अगर हमें ये देखना है तो आप समझिए, इसे कंसेप्ट को अगर हम समझें तो ये हमारा जो अरेंजमेंट है ये है ठोस का, और वहीं हम बात करें तो ये हमारा अरेंजमेंट है किसका, लिक्विड का। और यहीं अगर हम बात करें तो ये हमारा अरेंजमेंट है किसका, गैस का। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि वाइब्रेशन के रूप में होता है ना। मतलब ये इसको वाइब्रेशन पास करेगा, ये इसको वाइब्रेशन पास करेगा, ये इसको वाइब्रेशन पास करेगा। अब हमको पता है कि सॉलिड में या ठोस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास रहते हैं, मतलब इस स्टेज में। अब यहाँ से यहाँ पे अगर वाइब्रेशन पास होगा तो दूरी कम है, इसलिए आसानी से तेज चले जाएगा। बट अगर हम लिक्विड में बात करें तो ठोस की तुलना में यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच का, इसीलिए वाइब्रेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में क्या है, थोड़ी देर लगेगी। और गैस में बात करें तो गैस में तो क्या है, लिक्विड से भी क्या है, ज़्यादा दूर दूर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो इसीलिए अगर हम बोले कि ध्वनि की सबसे ज़्यादा स्पीड किस में रहेगी, तो ध्वनि की सबसे ज़्यादा स्पीड रहेगी ठोस में या फिर सॉलिड में। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है साउंड की वो किस में होती है, वो ठोस में होती है। और ठोस में भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है एल्यूमिनियम के अंदर। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने न्यूटन के नियम पढ़े थे, जब हमने डिस्कस किया था कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं त्वरण, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहलाता है हमारा एक्सेलरेशन, विच मीन्स A = v/t। और इसकी एसआई यूनिट भी हमें याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि जो त्वरण है या जो वेग है वो कैसी राशि है, वो एक सदिश राशि है। मतलब त्वरण का भी मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन होगा, और आपके वेग या वेलोसिटी का भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन होगा। अब अगर हम यहाँ पे एसआई यूनिट की बात करें तो वेग की एसआई यूनिट क्या होती है, तो वो होती है मीटर पर सेकंड। और अगर हम समय की बात करें तो उसकी भी कितनी होती है, सेकंड। अब ये एस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ms-2। तो त्वरण क्या हो गया, तो त्वरण क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर, जिसका फॉर्मूला होता है A = v/t। और त्वरण क्या है, एक प्रकार की सदिश राशि है, और उसका एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी से प्रक्षेपित होने के लिए आवश्यक वेग लगभग कितना होता है। अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊं तो इसका मतलब यह है कि व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी
ऑफ अर्थ। एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसको इतनी जोर से उछालूं कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, मतलब स्पेस में चले जाए, तो वो जो मिनिमम वेग क्या होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रक्षेपित वेग या फिर एस्केप वेलोसिटी। तो वो हमारी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा के बारे में, तो गतिज ऊर्जा को हम कैसे दिखाते हैं? हम उसको दिखाते हैं के से या फिर काइनेटिक एनर्जी। और क्या होती है? तो वो होती है 1/2 mv²। मतलब वो किस किस चीज के ऊपर निर्भर कर रही है? तो बात ये समझिए, वो उसके मास के ऊपर या द्रव्यमान के ऊपर, और किसके ऊपर कर रही है? उसके वेग के ऊपर निर्भर कर रही है। क्योंकि देखो 1/2 तो क्या है बेटा, वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, उसका तो कोई वैल्यू बदलेगी नहीं। बदलेगी किसकी? अगर मास बढ़ेगा तो भी वैल्यू बदलेगी, और v बढ़ेगा तो भी वैल्यू बदलेगी। ठीक है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा किससे किसके ऊपर निर्भर होती है? तो वो निर्भर होती है आपकी द्रव्यमान और चाल दोनों पर, मतलब मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर निर्भर होती है। आइए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे धीमी होती है? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लाइट से क्वेश्चन पूछा गया और आपसे पूछा गया है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा धीमी होती है, मतलब सबसे ज्यादा स्लो होती है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्रकाश की चाल कैसे हम किसी माध्यम में देखें कि कम होगी या ज्यादा होगी। तो जिस भी माध्यम का घनत्व ज्यादा होगा वहां पर प्रकाश की जो चाल है वो धीमी होगी, और जिस माध्यम में या जिस माध्यम का घनत्व कम होगा वहां पर प्रकाश की जो चाल है वो क्या होगी? अधिक होगी। अब यहाँ पे आपसे सिंपल सा पूछा है, आपके पास 4 माध्यम दिए हुए, निर्वात दिया हुआ है, वायु दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, कांच दिया हुआ है, और आपसे ये पूछा है कि सबसे कम स्पीड आपकी किस में रहेगी? तो प्रकाश की जो चाल है वो सबसे ज्यादा धीमी होती है कांच के अंदर। ठीक है, आइए हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी पूर्णतः अनाशय टक्कर में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा संरक्षित रहती है? अभी जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है ये निकल के आ रहा है संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, या फिर इसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। जब भी यहाँ टक्कर की बात हो गई ना, अनाशय टक्कर की बात, तो ये कहाँ किसके बारे में बात हो रही है? तो ये बात हो रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। इसका मतलब ये है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का जो कुल संवेग है वो क्या होता है? वो होता है संरक्षित। मतलब वो क्या है? बराबर रहता है, कि टक्कर के पहले जितना था टक्कर के बाद में भी संवेग जो है उतना का उतना ही रहेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा संवेग। ये आज की क्लास थी जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करी, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपको फ्री के नंबर दे के जाते हैं। अगर आप ये सारे टॉपिक्स पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही जल्द इसके ऊपर एक वीडियो हम लोग बना देंगे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है या फिर कोई और डाउट है जो आपको समझ में ना आया हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साझा कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप इस प्रकार के और वीडियोस चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उन सभी लोगों को हमारा यह चैनल रिकमेंडेड कीजिए जो वर्ग 2 की एग्जाम दे रहे हैं या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।